वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के 40 से भी ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है। ठीक है, समष्टि का मतलब क्या हो गया। जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो डिसीजन लेने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सी। अगला देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका अल्टरनेटिव नेम क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत स्तर से भी है, क्योंकि जब हम कीमत स्तर की बात करते हैं तो इसका संबंध समस्त वस्तु एवं सेवाओं की औसत कीमत से होता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्पादन होता है तो ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। रोजगार की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखिए, आर्थिक महामंदी काल की अवधि। ठीक है, विश्व में मंदी की स्थिति अगर हम बात करें तो ये आई थी ग्रेट डिप्रेशन, जिसको कहा जाता है 1929 में। ठीक है, और इसका जो प्रभाव है 1929 से 33 या 32 तक ज़्यादा रहा था, इसलिए ऑप्शन हमारा बी। ठीक है, इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्री माइक्रो इकोनॉमिक्स थी वो प्रचलन में थी, लेकिन 1929 से लेकर 32 की अवधि में जो विश्वव्यापी मंदी आई थी उसके बाद में जो प्रतिष्ठित विचारधारा थी, जो क्लासिकल थ्योरी थी, वो एक तरह से फेल हो गई थी। उसके बाद में प्रोफेसर जे.एम. किन्स ने बताया था कि ये जो मंदी की स्थिति है, बेरोजगारी की समस्या है, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। 1936 में उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी द जनरल थ्योरी, उसमें उन्होंने बताया था। अगला देखिए, रोजगार सिद्धांत का संबंध। ठीक है, जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार का जो संबंध होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं होकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, समष्टि अर्थशास्त्र। अगला देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी एंड इंटरेस्ट। ठीक है, द जनरल थ्योरी जो पुस्तक है वो जे.एम. किन्स के द्वारा लिखी गई थी। जब 1929 में विश्व की मंदी की स्थिति आई थी तो उसको निपटने के लिए किस तरीके से उपाय किए जा सकें, तो उनकी बुक जो है वो पब्लिश कब हुई थी, 1936 में। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और 1936 में उनकी बुक पब्लिश हुई थी, उसके बाद से एक तरह से समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म जो है वो माना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम इंटरेस्ट। ठीक है, ये रोजगार, ब्याज और मुद्रा का जो सामान्य सिद्धांत है वो किसके द्वारा लिखी गई है, प्रोफेसर जे.एम. किन्स के द्वारा। ठीक है, किन्स का कहीं कहीं पे केन्स लिखा हो जाता है, केन्स भी लिखा होता है। ठीक है, सबका मतलब एक ही है। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन किया जाता है, पूर्ण रोजगार का अध्ययन करते हैं, कुल उत्पादन का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि इन सभी का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में है। तो ऑप्शन हमारा डी। अगला देखिए, चक्री प्रवाह में शामिल हैं। ठीक है, जब हम चक्री प्रवाह की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय का जो चक्री प्रवाह होता है उसमें हम वास्तविक प्रवाह को भी शामिल करते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रवाह का मतलब दो क्षेत्रों या चार क्षेत्र जो भी होते हैं अर्थव्यवस्था में, उनमें आपस में किसका प्रवाह हो रहा है। जैसे कि जो उपभोक्ता होता है, पारिवारिक क्षेत्र, ठीक है, वो क्या करता है, उत्पादक क्षेत्र को साधन सेवाएं देता है। तो ये साधन सेवाएं जो उपलब्ध कराई जाती है ये क्या है, वास्तविक प्रवाह है। इसी तरीके से जो उत्पादक होते हैं वो उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह कहते हैं।
तो चक्रीय प्रवाह में वास्तविक प्रवाह भी होता है और मौद्रिक प्रवाह, ठीक है। जैसे उपभोक्ता अगर उत्पादकों से वस्तुएं खरीदेंगे तो बदले में जो भुगतान करेंगे वो क्या है, मौद्रिक प्रवाह है। उत्पादन के साधन अपनी सेवाएं उत्पादक क्षेत्रों को देंगे तो उत्पादक बदले में उनको साधन भुगतान करेगा, पूंजी का ब्याज मिलेगा, भूमि का किराया मिलेगा, श्रम को मजदूरी मिलेगी, ये सब क्या है, मौद्रिक प्रवाह। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन हमारा सी। अगला देखिए, आय के 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी हैं, ठीक है। 4 क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो पारिवारिक क्षेत्र होता है जिसके खर्चों को हम उपभोग व्यय कहते हैं। फर्मों का जो खर्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, निवेश व्यय होता है। सरकारी व्यय जो होता है उसको हम जी के द्वारा लिखते हैं। और विदेशी जो क्षेत्र होता है उसके संतुलन के लिए हम आयात और निर्यातों का अंतर लेते हैं, ठीक है, एक्स माइनस एम। तो यहां पे आपका आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन सेकंड। अगला है व्यापार घाटे से अभिप्राय है, ठीक है। व्यापार घाटे की जब हम बात करते हैं तो वस्तुओं का जो लेन देन होता है, वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है, जब आयात अधिक होता है निर्यातों की तुलना में तो ये एक तरह से व्यापार घाटे को दर्शाता है। तो आयातों की निर्यातों पर अधिकता, ऑप्शन हमारा सेकंड। अगला है बचत प्रवृत्ति जिस परिवर्तन के बारे में बताती है, ठीक है। बचत प्रवृत्ति एक तरह से क्या बताती हैं कि आय में परिवर्तन होने के कारण बचतों में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, ऑप्शन हमारा ए। 2 प्रकार की होती हैं, औसत बचत प्रवृत्ति की अगर हम बात कर रहे हैं एस अपॉन वाई, और सीमांत बचत प्रवृत्ति की बात करें तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, तो राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन करता है, बेरोजगारी की जो समस्या होती है उसका भी अध्ययन करता है, मूल्य वृद्धि का अध्ययन करता है, संपूर्ण समाज में उत्पादन एवं आय के वितरण का अध्ययन करता है। उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है एक देश में पूंजी के आगमन से, ठीक है, जैसे भारत है, भारत में अगर विदेशी पूंजी का आगमन होता है, विदेशी जो कंपनियां हैं, लोग हैं, वो अगर हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। अगला है किन्स का जो अर्थशास्त्र है वो एक तरह से क्या है, न्यून मांग का अर्थशास्त्र है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि समग्र मांग को बढ़ा के, समग्र मांग कम होती है उसी स्तर पर अर्थव्यवस्था का संतुलन स्थापित हो जाता है, और समग्र मांग को बढ़ा के एक तरह से जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करके पूर्ण रोजगार का स्तर स्थापित किया जा सकता है। अगला है सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान, ठीक है, सरकार के द्वारा जो भी हस्तांतरण भुगतान दिए जाते हैं उनको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नया उत्पादन कार्य नहीं है अर्थव्यवस्था में। अगला है निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है, ठीक है। जब विश्व में किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी की स्थिति होती है तो इससे रोजगार का स्तर घटता है, कीमत स्तर घटता है, उत्पादन का स्तर घटता है। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगला है फर्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेता है, ठीक है, जो व्यावसायिक क्षेत्र है, व्यावसायिक फर्में होती हैं वो पूंजी उधार क्यों लेती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए। अगला है एक चतुक्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त, ठीक है, बचत प्लस कर प्लस आयात जो है वो बराबर होना चाहिए निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात के, ठीक है। बचत जो होती है उसको निवेश कर दिया जाता है, सरकारी व्यय होती है तो वापस सरकार व्यय को पूरा करने के लिए टैक्स लगाती हैं, आयात अगर किए जाते हैं तो कोई देश निर्यात भी करता है, ठीक है। तो ये सारा एक तरह से क्या होना चाहिए, संतुलन की स्थिति में बराबर। अगला है शुद्ध निर्यात, ठीक है, शुद्ध निर्यात का मतलब क्या हो गया, निर्यातों में से, ठीक है, जो एक्सपोर्ट होता है उसमें से हम आयात को माइनस कर देते हैं, इंपोर्ट को अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शुद्ध निर्यात। अगला है पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है,
तो देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक तरह से क्या बताया था कि अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन होता है उससे उसकी मांग का सृजन होता है। ठीक है, सप्लाई जो होती है वो हमेशा डिमांड के इक्वल होती है, पूर्ति हमेशा मांग के बराबर होती है। ये है जे बी से का कथन। और जो क्लासिकल थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो इसी नियम पे आधारित है। अगला है किन्स के बचत निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में से किस बिंदु पर होगा। ठीक है, तो बचत निवेश विश्लेषण देखें अपन, तो उसमें एक तरह से क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में संतुलन होता है तो उसमें बचत और निवेश बराबर होते हैं। ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है, एग्रीगेट सप्लाई होती है, वो भी बराबर होती है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। साथ ही साथ बचत और निवेश का जो स्तर है वो भी क्या होता है, बराबर। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, किसका कथन है, ये जेबी से का भी देखा था हमने। अगला है निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। पूर्ति और ये मांग, ठीक है, दोनों बराबर हैं इस बिंदु पे, तो ये एक तरह से क्या है, संतुलित कीमत है। तो ये किसने कहा था, प्रोफेसर मार्शल ने। अगला है निम्न में से किसके अनुसार, ये हमारा ये अभी वाला क्वेश्चन था मार्शल वाला, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्न में से कौन सा कारण है। ठीक है, अतिरिक्त मांग मतलब कि अर्थव्यवस्था में जब समग्र मांग ज्यादा होती है समग्र पूर्ति से, तो ये जो मांग अधिक है उसके क्या कारण हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अधिक हो, सरकार का खर्चा अधिक हो, ये भी हो सकता है, सरकार ने जो कर लगा रखे वो कम हो, ये भी हो सकता है, उपरोक्त सभी हो सकते हैं। डी हमारा सही आंसर। अगला देखिए ऊंचा मूल्य। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत अगर ज्यादा होती है, ऊंची होती है, उस समय जो मांग है, डिमांड है, वो क्या होगी, कम होगी। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा डी। अगला है पूंजी खाते में निम्न में से कौन सी मद है। देखिए जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, भुगतान संतुलन की, तो उसमें दो खाते होते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। ठीक है, तो पूंजी खाता जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हम किसी देश के निवासी या उसकी जो लाइबिलिटीज होती हैं उनमें जो भी परिवर्तन होता है देयताओं में, उन सभी को हम सम्मिलित करते हैं। इसमें सरकार या निजी क्षेत्रों के द्वारा विदेशों से जो ऋण लिया जाता है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। एफडीआई जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है उसको भी लिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला है पूर्ति की लोच क्या है जब ES बराबर 0। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच 0 होने का मतलब क्या हो गया, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है। तो डायग्राम अगर बनाए हम तो y अक्ष के वो समानांतर बनेगा। ठीक है, जिसमें क्या दर्शाया जाता है, कीमत अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, कीमत कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, वस्तु की मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको हम पूर्णतया बेलोजदार भी कह सकते हैं। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, ऑप्शन हमारा बी। अगला है किन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, उस समय अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है, जिसको किन्स ने क्या कहा, अपूर्ण रोजगार संतुलन। अगला है अक्षों के केंद्र से निकलने वाली सीधी पूर्ति रेखा। ठीक है, जब पूर्ति रेखा हमारा इस मूल बिंदु से प्रारंभ होता है उस समय जो इलास्टिसिटी है, पूर्ति की लोच है, वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला है व्यापार संतुलन का अर्थ है। ठीक है, व्यापार संतुलन में जब हम बात करते हैं तो उसमें हम केवल वस्तुओं के आयात निर्यात के संतुलन की बात करते हैं। ऑप्शन हमारा दूसरा। और जब हम भुगतान संतुलन की बात करेंगे तो इसमें हम समस्त प्रकार के लेन देन को लेते हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात भी लेंगे, सेवाओं का भी लेंगे, पूंजी का भी लेंगे। अगला देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है।
इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, समष्टि आर्थिक चर, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित हैं? आय एवं रोजगार का सिद्धांत बिल्कुल सही है। सामान्य कीमत स्तर का भी अध्ययन किया जाता है, मुद्रास्फीति का भी अध्ययन किया जाता है, व्यापार चक्रों के सिद्धांत का भी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में ही आएगा। तो सारे जो सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र के साथ में संबंधित हैं। अगला है, व्यापक अर्थशास्त्र या जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं कि कौन सी उपयोगिता है? तो जो आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है उसमें समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग होता है, आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं की जाती हैं, क्योंकि इन सभी का संबंध किससे होता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ में। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? सामूहिक अर्थशास्त्र विरोधाभास, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात सी होती है लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लागू नहीं हो। एक व्यक्ति बचत करता है उसको अच्छा माना जाता है, लेकिन सभी लोग बचत करने लग जाएंगे तो ये समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इसमें व्यक्ति की इकाइयों की अवहेलना की जाती है। ठीक है, दोनों सीमाएं होगी। ऑप्शन हमारा सी। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता और उत्पादक का जो सिद्धांत है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है वो समष्टि अर्थशास्त्र के साथ में संबंधित है। अगला है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, ठीक है, रोजगार के अवसर का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर क्या है, बेरोजगारी की जो समस्या होती है वो समष्टि अर्थशास्त्र के संबंधित हैं। वस्तुओं की पूर्ति का नियम नहीं, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। स्कूटर की मांग की लोच क्या होगी, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। बाजार में गेहूं की कीमत का निर्धारण, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। केवल ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। रोजगार का सिद्धांत जो है वो किसके साथ में संबंधित है? ये समष्टि अर्थशास्त्र के साथ में संबंधित है। पूंजी स्टॉक में वृद्धि को क्या कहा जाता है? निवेश कहा जाता है या पूंजी निर्माण कहा जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन। अगला है, कौन सा स्टॉक है? ठीक है, स्टॉक का मतलब जिसको हम समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं। तो संपत्ति को हम समय के एक निश्चित बिंदु पर माप सकते हैं, बाकी बचत, निर्यात, लाभ, इन सभी को समयावधि में मापा जाता है। इसलिए क्या है? प्रवाह अवधारणा है, फ्लो कंसेप्ट है। ठीक है, जो स्टॉक है वो कौन सा? इनमें से केवल संपत्ति। अगला है, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र। ठीक है, अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र जो होता है वो y अक्ष के समानांतर होता है, जो क्या दर्शाता है? कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की पूर्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और पूर्ति की जो लोच होती है वो किसके बराबर होती है? शून्य के बराबर, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्णतः बेलोजदार, परफेक्टली इनइलास्टिक। और फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो देखिए, स्थिर पूंजी का उपभोग, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, स्थिर पूंजी का जो उपभोग है वो एक तरह से किसको दर्शाता है? घिसावट व्यय को, डेप्रिसिएशन को। करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और अलग टॉपिक और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे।